चलो करते हैं शुरू। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। कल हमने शॉर्ट में जल्दी जल्दी हमने देखा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी तरह का छोटा सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बस आज लास्ट क्लास है हमारी। और यहाँ पर हमने देखना है ज्योमेट्री क्या है और यूक्लिड ने उसके बारे में क्या क्या काम किया। ज्योमेट्री आप जानते हो, दो वर्ड से बनी है। पहला वर्ड है ये जियो और दूसरा मेट्री। जियो होता है अर्थ, जमीन, और मीटरी होता है नापना, मेजरमेंट, अर्थ और टू मेजर। जब जमीन को नापने की जरूरत पड़ी तब ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। शेप्स क्या है जमीन की, साइज कितना है, उसका एरिया कितना है, वहां से शुरुआत हुई। और हर सिविलाइजेशन में, पुरानी जितने भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, उन सब में ही पुराने लोगों में इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी थी और इस पर काम हुआ धीरे धीरे। तो एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था यूक्लिड। ये यूक्लिड की फोटो यहाँ पर बनाई हुई है। उस टाइम कोई कैमरा नहीं होते थे, जैसी उसकी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है हिस्ट्री में उस हिसाब से उसकी पिक्चर किसी ने बनाई होती है। तो यूक्लिड था एक ग्रीक मैथमेटिशियन, और इसने एक बुक लिखी उस टाइम तक जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। आज से लगभग 2 सवा 2 हजार साल पहले की बात है। तो उस टाइम तक ज्योमेट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने उसको उस बुक में लिखा। उस बुक का नाम था एलिमेंट्स। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है। एलिमेंट्स नाम की बुक लिखी उसने। किसने? यूक्लिड ने। और उस बुक में उसने क्या क्या लिखा इसमें ज्योमेट्री के बारे में, वो थोड़ा थोड़ा हमने देखना है। वही है ये चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ने अपनी बुक जो है एलिमेंट्स, उसमें अलग अलग चैप्टर्स रखे और उन चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी बात की ज्योमेट्री के बारे में। टोटल चैप्टर्स जो थे वो 13 चैप्टर्स थे इस बुक में। उनमें कुछ उसने डेफिनेशंस दी, कुछ एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स, वो देखने हैं हमने। तो डेफिनेशंस जो दी उसने, टोटल 23 डेफिनेशंस दी। उनमें से कुछ यहाँ पर दी हुई हैं, 7 डेफिनेशंस। तो इसको कुछ लर्न नहीं करना है आपने, बस थोड़ा थोड़ा समझना है कि पुराने जमाने में किस तरह से चीज़ों को डिफाइन किया जाता था। जैसे फर्स्ट है, इसमें पॉइंट को डिफाइन किया है। पॉइंट के बारे में कहा है उसने, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट वो चीज़ है जिसका कोई पार्ट ना हो। पार्ट मतलब उसका और कोई टुकड़ा ना कर सके। अब हम जब पॉइंट बनाते हैं तो कोई ना कोई निशान लगाते हैं, तो उसको दो हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। बीचों बीच देखो, जैसे मैंने डिवाइड कर दिया, तो दो छोटे छोटे पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि पॉइंट ऐसा है जिसका कोई पार्ट नहीं हो सकता। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ नहीं है, तो बहुत बारीक है उसका, और छोटा हिस्सा कुछ नहीं हो सकता। अब हमारी ये होती है दिक्कत कि हमें पॉइंट दिखाना है, तो उसके लिए हमें कागज पर पेन से लगाना पड़ता है। अब पेन की जितनी मोटाई होगी उतना ही मोटा निशान लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट जो है वो मोटा है। वो मोटा हमसे लगा है बस। ठीक है, अदरवाइज पॉइंट की कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। ये फर्स्ट इसमें कहा। सेकंड, उसने लाइन को डिफाइन किया। लाइन को कैसे डिफाइन किया उसने? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है? एक लेंथ है जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है, बोला। इसकी सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। ओके, सिर्फ लंबाई है, लंबाई इसके आगे पीछे चलती रहेगी, इसकी चौड़ाई कुछ नहीं है। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब लाइन हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यूक्लिड ने जो लाइन की बात की यहाँ पर, वो लाइन ऐसी बात की इसने। लाइन के सिरे जो है वो पॉइंट्स होते हैं, बोला यहाँ पर। ये लाइन जो है जिसको हम आजकल बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और उसके बाद अब हम इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो उसने अपनी बुक में जो लिखा उसमें इसे लाइन कहा। और लाइन के जो एंड्स हैं वो पॉइंट्स हैं दोनों साइड। फिर नेक्स्ट बोला इसने, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या है? इवनली पॉइंट्स लाई करते हैं इसके ऊपर। इवनली मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऐसे, तब वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मेरे से तो टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, बिल्कुल सीधी लाइन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो एक सीधी लाइन वो लाइन होगी जिस पर पॉइंट जितने भी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसके ऊपर ही पड़ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई पॉइंट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे ऐसे। ऐसे होंगे टेढ़े मेढ़े, तब तो सीधी लाइन नहीं बनेगी। क्लियर? स्ट्रेट लाइन के बारे में ये बोल रहा है कि उसमें पॉइंट्स इवनली लाई करते हैं। इवनली का मतलब एक ही डायरेक्शन में है, इधर उधर नहीं है। फिफ्थ डेफिनेशन उसने दी सरफेस के बारे में। सरफेस, प्लेन। तो सरफेस क्या है? इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, बोला। जैसे आप अभी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन जो है वो एक सरफेस है, प्लेन है। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है। पेपर आपका प्लेन है, टेबल प्लेन है, आपकी जमीन जो है वो प्लेन है। तो उसको सरफेस कह रही है। उसके बाद सिक्स्थ, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। जो सरफेस होता है इसकी जो एजेस होती है, किनारी, ये क्या है? ये लाइंस है। ये लाइन है, ये लाइन है, फिर यहाँ लाइन है। तो इस तरह से सरफेस जो भी होगा उसकी एजेस में लाइंस होंगी। ये उसने सिक्स डेफिनेशन में कहा।
सेवंथ में कहा अ प्लेन सरफेस इज द सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस वो होगा जिसमें सारी लाइंस जो है इवनली हैं, मतलब सारी लाइंस इसी के ऊपर आ रही हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं, सारी लाइंस इसी के ऊपर लाई करती हैं, कोई भी लाइन बाहर नहीं जाएगी, पूरी की पूरी इसी पर रहेंगी, तो वो प्लेन सरफेस बनता है। इस तरह से इसने डिफाइन किया। ये 7 डेफिनेशन है, टोटल 23 डेफिनेशन है, उनमें से सिर्फ 7 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को, आ रही है मेरी शक्ल नजर की नहीं? यस सर। तो सर। जो इसने बात बोली उनको सबको एक साथ अगर हम बोलें तो कैसे बोलेंगे वो समझना भी, कि पॉइंट क्या है। पॉइंट एक बिल्कुल ऐसी छोटी सी शेप है जिसकी कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, कोई मोटाई नहीं है, वो पॉइंट यहाँ पर है। फिर पॉइंट 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 एक डायरेक्शन में चलते गए तो हमारे पास आ जाएगी एक, क्या आ जाएगी? पॉइंट लाइन। पॉइंट लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से लाइन बन गई। फिर लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, इस तरह से मिलती जाएंगी तो क्या बन जाएगा? एक प्लेन। प्लेन, उसे ही इसने सरफेस कहा। ठीक है, और सरफेस के ऊपर सरफेस मिलाते जाएं इस तरह से तो एक क्या बन जाएगी? कैसी शेप? एक प्लेन, थ्री उसके डायमेंशनल शेप। हाँ 3 डायमेंशनल, उसे हम कहते हैं सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी ज्योमेट्री काम करती है। ज्योमेट्री जो है पॉइंट से शुरू होकर 3 डायमेंशन तक जाती है हमारी, जितनी हमारी समझ है उसके अंदर, क्योंकि हम 3 डायमेंशन से आगे की डायमेंशंस को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते हैं। तो ज्योमेट्री हमारी 3 डायमेंशन तक चलती है। डायमेंशंस का क्या मतलब है? डायरेक्शंस। तो पॉइंट जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो पॉइंट की डायमेंशन हम बोलेंगे 0 डायमेंशन है। फिर पॉइंट 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 एक ही डायरेक्शन में चलते गए तो बन गई लाइन। तो लाइन की कितनी डायमेंशन हुई? सिर्फ एक डायमेंशन। ठीक है, लाइन है 1 डायमेंशन। और उसके बाद लाइन के साथ लाइन आप लगाते जाओ और बन जाएगा एक प्लेन, जैसे ये हो गया एक प्लेन। तो ये प्लेन जो है इसकी 2 डायमेंशनल है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन 2 डायमेंशनल। और उसके बाद फिर प्लेन के ऊपर प्लेन, जैसे आप बुक में देखें पेज के ऊपर पेज रखे हुए हैं, तो वो उसकी कोई थिकनेस बन जाएगी, तो वो बन गई उसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और मोटाई भी। तो उसमें हो गए 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल। तो इस बात को ध्यान रखना है, ज्योमेट्री चलती है 0 डायमेंशन से 3 डायमेंशन तक। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यस सर। तो उसी को हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। फिर उसके बाद लाइन, ये था पॉइंट, उसके बाद आ गई लाइन। लाइन की कितनी डायमेंशन है? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? 1 डायमेंशन। लाइन के बाद फिर प्लेन, प्लेन या फिर इसे सरफेस भी कहा, तो उसकी हैं 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस इसको बनाना हो तो ऐसे आप कोई रेक्टेंगल शेप बना सकते हो। ट्राइंगल जो है उसकी भी 2 डायमेंशंस होती हैं, वो प्लेन है। और उसके बाद फिर सॉलिड, सॉलिड जो है उसकी 3 डायमेंशंस होंगी। और सॉलिड को आप ऐसे दिखा सकते हो, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुई यूक्लिड की डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस। उसके बाद उसने कुछ एक्सियम्स दिए, ये हैं यूक्लिड्स एक्सियम्स। ये भी सारे नहीं हैं, उनमें से कुछ एक्सियम्स हैं। एक्सियम्स उसने उन बातों को बोला जो हमेशा सच होती हैं, जैसे सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है, तो ये हमेशा सच है। तो वैसे ही उसने कुछ सच बातें यहाँ पर बताई, उन्हें कहा उसने एक्सियम्स। ठीक है, और उसके बाद इसने पोस्टुलेट्स भी बोले, वो भी सच बातें हैं लेकिन वो ज्योमेट्री के बारे में है। तो ज्योमेट्री के बारे में जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनको उसने पोस्टुलेट्स कहा। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सियम्स, यूक्लिड ने क्या एक्सियम्स बोले। तो फर्स्ट बोला इसने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें जब सेम चीज के बराबर होती हैं तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। जैसे ये है गरिमा, ये है चेतना, ये है पारुल। चेतना की एज गरिमा की एज के बराबर है, पारुल की एज गरिमा की एज के बराबर है। तो चेतना और पारुल दोनों की एज गरिमा की एज के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? चेतना और पारुल की एज आपस में कैसी होगी? बराबर। बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये इसने फर्स्ट एक्सियम में लिखा, बोला इसने कि दो चीजें जो सेम चीज के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल हो जाती हैं। सेकंड बोला, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। दो इक्वल चीजें हैं, उनमें अगर इक्वल ऐड करें तब भी इक्वल ही रहता है। तो जैसे मान लो चेतना और पारुल हैं, और दोनों की एज अगर 13 ईयर्स है, और मैं इक्वल ऐड कर दूं कि 4 साल ऐड कर दिए चेतना में और 4 साल ऐड कर दिए पारुल की एज में, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी? 17। और वो भी आपस में इक्वल होगी। तो ये दो इक्वल चीजें थी, ये 13 13, उनमें जो मैंने ऐड किया वो भी इक्वल, तो नई चीज जो बनती है वो भी इक्वल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस टाइम के लिए
उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनको एक साथ एक बुक में लिखने की कोशिश की। तो ये है सेकंड एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। अगर इसी तरह से जैसे यहाँ प्लस किया, प्लस ना करके माइनस किया होता, दोनों में से सेम चीज माइनस कर दें तब तब भी इक्वल ही बनता है। तो वो ये थर्ड में लिखा है इसने कि दो इक्वल्स में से अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर जो बचता है वो भी इक्वल होता है। फोर्थ में कहा थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक दूसरे के ऊपर पूरी फिट बैठ जाती हैं, कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेना। अगर पूरी पूरी कोइंसाइड करती हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मेरे हाथ, तो मेरे हाथ एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेते हैं, इसका मतलब मेरे दोनों हाथ आपस में बराबर हैं। तो जो भी चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेती हैं वो इक्वल होती हैं, ये इसने फोर्थ में कहा। फिफ्थ में है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये पूरा है, मान लो एक रोटी बनाई मैंने ये, और उसमें से मैंने एक छोटा सा ये पार्ट ले लिया, तो ये जो होल था वो हमेशा, होल ये पार्ट है, तो होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है कि नहीं होता है? पूरी चीज हमेशा उसके पार्ट से बड़ी होती है। ठीक है, ये फिफ्थ एक्सियम में कहा है इसने। सिक्स्थ में थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें अगर सेम चीज की डबल हैं तो बराबर होती हैं। जैसे गरिमा की एज है 13 और दो लोग हैं, कोई भी दो लोग एक्स और वाई, और एक्स की एज जो है वो गरिमा की एज की डबल है, तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी, जवाब दो जल्दी से। 13 टू जार 26। 26। और वाई है उसकी भी एज गरिमा की एज के बराबर है, तो कितनी हो जाएगी? 26। तो दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो सेम चीज का डबल कर दें तो वो भी आपस में इक्वल आते हैं, ये बोला यहाँ पर कि एक ही चीज के डबल जितनी मर्जी बार कर लो वो हमेशा इक्वल रहेंगे। और सेवंथ में हाफ की बात की, अगर एक ही चीज के हाफ करते जाएं तो वो भी आपस में बराबर होंगे। अब 16 है, 16 का हाफ एक ये है 8, दूसरी बार हाफ करें वो ये है 8, तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो सेम चीज के हाफ आपस में इक्वल होते हैं, ये सेवंथ एक्सियम इसका। तो इस तरह से इसने एक्सियम्स दिए। ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इनको, बस आपने थोड़ा सा समझ लेना कि क्या बोला, और वीडियो को एक बार फिर देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पोस्टुलेट्स हैं इसके। पोस्टुलेट्स भी फिर से सच बातें ही हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, लेकिन ये स्पेशली हैं ज्योमेट्री के बारे में। अभी जो एक्सियम्स देखे वो तो हमेशा हर चीज के बारे में हो सकते हैं, ज्योमेट्री के बारे में भी हो सकते हैं कि लाइंस आपस में इक्वल होती हैं, अगर एक ही लाइन के इक्वल दो लाइन लगाएं तो वो आपस में बराबर होंगी। वैसे ही हम एज की बात कर रहे थे, किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं, और ये यहाँ जो बातें बोली ये स्पेशली ज्योमेट्री के लिए हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है हमेशा किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक। जैसे ये दो पॉइंट लगाए मैंने, तो बन सकती है स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक। तो किसी भी पॉइंट से शुरू करके किसी भी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, पॉइंट कहीं भी हो वो। तो ये इसने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा। सेकंड, इसी में पोस्टुलेट से इसने एक्सियम 5.1 भी निकाला है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हों तो वहां से एक यूनिक लाइन पास कर सकती है, उसको यहाँ करके भी दिया है। ये दो पॉइंट लिए हैं पी और क्यू। पी से भी कई सारी लाइंस बन सकती हैं, देखो बहुत सारी लाइंस जा रही हैं क्यू से भी और पी से भी, लेकिन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइंस कितनी हैं? वो सिर्फ एक ही है, ये वाली। तो ये एक यूनिक लाइन होगी, और कोई लाइन नहीं हो सकती जो पी और क्यू दोनों से होकर जाए। तो ये इसी को, ये जो पोस्टुलेट वन था उसी को लिखने का एक और तरीका हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो एक पॉइंट हो अकेला तो उससे इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट्स हो तो उन दोनों से जाने वाली एक ही लाइन हो सकती है। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन होता है जो लाइन खत्म हो गई, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहां से यहां तक है ये टर्मिनेटेड लाइन, तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है दोनों साइड। इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट लेंथ तक जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, कोई इसमें कहीं भी एंड पॉइंट नहीं आएगा। ये सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड में कहा अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल, सर्कल किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है। जैसे मैं ये सेंटर लूं और इतनी रेडियस ले लूं तो एक सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो कोई भी सेंटर जितनी मर्जी रेडियस, चाहे ज्यादा चाहे कम, लेकर हम सर्कल बना सकते हैं। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट है। फोर्थ पोस्टुलेट में कहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। 90 डिग्री। तो सारे राइट एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये राइट एंगल बनाया मैंने, एक ये राइट एंगल बनाया, देखने में बड़े और छोटे लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे तो इक्वल आएंगे।
तो सारे 90 डिग्री, आपकी दीवारों के कॉर्नर्स जो होते हैं वो 90 डिग्री हैं, आपके दरवाजों के कॉर्नर, टेबल के कॉर्नर, बुक्स के कॉर्नर सारे राइट एंगल्स हैं। उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे तो एग्जैक्टली पूरे पूरे कवर करेंगे। तो ये इसने फोर्थ पोस्टुलेट में कहा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद फिफ्थ फिफ्थ थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। फिफ्थ पोस्टुलेट में कह रहा है ये, if a straight line falling on two straight lines makes an interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। क्या बोला कि एक लाइन दो लाइंस पर इस तरह से काटती है कि उसमें इस लाइन के एक ही साइड के दो एंगल्स जो हैं, दिख रहे हैं ये दो एंगल्स जो मैंने बनाए, अगर इन दोनों का सम टू राइट एंगल से कम आता है तो ये दोनों लाइंस बढ़ाने पर उसी साइड मिल जाएंगे जहां पर टोटल टू राइट एंगल से कम आया था। इसको अगर आप क्लास 8 का याद हो आपको पैरेलल लाइंस का, तो वहां से समझ सकते हो। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? क्लास 8 में था ये, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180। 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे ही इस साइड के जो दो एंगल्स होंगे ये वाले, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा। तो इसलिए ये दोनों पैरेलल्स होती हैं। अगर ये 180 डिग्री से कम हो गया तो एक साइड ये 180 डिग्री से कम हो जाएगा और दूसरी साइड 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो गया 180 डिग्री से, इसका मतलब वहां से लाइंस फैलती हुई जाएंगी, और जिस तरफ 180 डिग्री से कम हो गया वहां आपस में ये मिलती जाएंगी, आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं। क्लियर बात? ये बोला है इसने फिफ्थ पोस्टुलेट में। फिर से समझ लो इसको क्या बोला, कि एक लाइन दो लाइंस को काटती हुई जा रही है और उसमें किसी एक साइड के एंगल्स का सम देखा, जैसे ये दोनों एंगल्स का, और अगर ये 180 से कम बना तो ये उस साइड मिल जाएंगी। अब इस साइड इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री से बड़ा बनेगा, क्योंकि इधर भी ये 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री इतना होता, यहाँ 90 डिग्री शायद इतना होता, लेकिन ये 90 डिग्री से ज्यादा बन रहे हैं दोनों। तो इस साइड जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो ये लाइंस इस तरफ नहीं मिलेंगी, और इस तरफ वाले एंगल्स का सम वो लेस देन 180 डिग्री होगा। तो इस साइड ये लाइंस मिल जाएंगी। तो लाइंस कहाँ मिलेंगी उसके लिए इसने बोला कि जिस साइड सम 180 डिग्री से कम होगा उस साइड वो लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। जिस साइड यस सम सर। 180 डिग्री से कम होगा उस साइड ये लाइंस जाकर मिल जाएंगे। और अगर 180 डिग्री हो जाए तो, सम 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? वो लाइंस पैरेलल होगी। पैरेलल हो जाएंगी, ना एक साइड मिलेंगी ना दूसरी साइड मिलेंगी, तो वो पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये फिफ्थ पोस्टुलेट दिया, वहीं से पैरेलल लाइंस का भी आ जाता है इसमें। बस इतना सा था इस चैप्टर में जो हमने सीखना था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं बीच बीच से जो खास खास हैं, वो देख लो। पहला है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। क्या लगता है, सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है एक पॉइंट से? नो सर। इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं ऐसे, है ना, कई सारी लाइंस हो सकती हैं, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट बोला है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हो तो उनसे इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं। दो पॉइंट से, दो पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं? कहाँ खो गए? दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा पाएगी, इसके अलावा जितनी मर्जी लाइनें बना लो यहाँ पर एक पॉइंट से तो जाएंगी, दूसरे से अलग से बहुत सारी जाए चली जाएंगी, लेकिन दोनों से जाने वाली सिर्फ एक ही हो सकती है। इन्होंने बोला था इनफाइनाइट हो सकती हैं, इसलिए ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट बोला टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो टर्मिनेटेड लाइन ये होगी, इसको दोनों साइड इनडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होंगी। तो सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल ही होंगी, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी वाली जो लाइन है ये पी क्यू के बराबर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी और एक्स वाई भी बराबर होंगे। ये ए बी जो है ये पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई ये भी पी क्यू के बराबर है। तो बोला कि ये दोनों भी आपस में इक्वल साइज की होंगी, होंगी कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये भी ट्रू हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए कहा है, इनकी डेफिनेशन दो, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर। ये सारी पिछली क्लासेस में आपने की हुई हैं, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ हम अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करने के लिए दिया हुआ है ये, ताकि हम जैसे यूक्लिड ने लिखा कि लाइन क्या है,
सरफेस क्या है, तो उसने अपने वर्ड्स में लिखा, तो वैसे ही आप अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो मोटा मोटा कि पैरेलल लाइंस क्या हैं, ऐसी लाइंस जो आपस में कभी नहीं मिलती, विच डू नॉट मीट ईच अदर। परपेंडिकुलर क्या है, विच मीट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। तो इसको करके देखना आप, ठीक है। अभी हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्या बोला कि पॉइंट सी है दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इनके बीच में यहाँ पॉइंट सी है। इस तरह से है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ये गिवन है। सी पॉइंट ए और बी के बीच में है, ए सी और बी सी इक्वल हैं। प्रूव करना है हमें कि ए सी जो है वो ए बी का हाफ है। प्रूव करना है कि ये ए से सी तक जो आ रही है लाइन, ये ए बी का हाफ है, क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल हैं, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो आपको बताना है कि ए सी जो है वो ए बी का आधा होगा, होगा कि नहीं होगा आधा। यस सर। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ ये गिवन है, इससे शुरू करके लास्ट में ये निकालना है। तो कैसे करेंगे वो आपने देखना है। यहाँ पर यहाँ ए सी है, हमें यहाँ पर बी सी है। ए सी तो चाहिए, राइट साइड में हमें ए बी बनाना है। तो बी सी में क्या जोड़कर ए बी बनेगा वो देखो। बी सी ये वाली है राइट साइड वाला पार्ट, इसमें क्या चीज ऐड करें कि ये पूरा ए बी बन जाए। बी सी है यहाँ से यहाँ तक, ए और इसमें ए सी और ऐड कर दें तो ये पूरा ए भी बन जाएगा। तो ए सी इधर ऐड किया तो ए सी इधर भी ऐड करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ये कहाँ से ऐड कर रहे हैं, यूक्लिड ने हमें बोला था कि इक्वल्स में इक्वल ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल ही आता है। तो ये दोनों इक्वल थे ए सी और बी सी, और उसमें जो ऐड किया है ए सी दोनों साइड वो भी इक्वल ही ऐड किया, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी प्लस ए सी ये डबल हो गया 2 AC, और बी सी और ए सी मिलाकर हो गया ए बी। बी सी पार्ट ये राइट साइड वाला और ए सी ये लेफ्ट साइड वाला, दोनों पार्ट्स मिलाकर ए बी बन गया। अब उसने ये भी बोला था कि इक्वल को हाफ भी करें तब भी इक्वल आता है। तो ये जो था 2 AC, इसको भी हाफ कर दो। हाफ का मतलब 1/2 लगाना है इसके साथ। और ये जो ए बी था इसको भी हाफ कर दो। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा ए सी, यहाँ बचा हाफ ए बी। इस तरह से ये प्रूव हुआ, ठीक है। हमें गिवन था कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, दोनों साइड हमने ए सी ऐड किया, उससे यहाँ पर ए बी बन गया, यहाँ 2 AC हो गया। फिर यूक्लिड ने बोला था कि इक्वल का हाफ भी इक्वल होता है, इसलिए दोनों साइड हाफ कर दिया, उससे हमारे पास आ गया ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो यहाँ हम यूक्लिड का मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये पारुल। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और एक और देखना है इसमें, सिक्स्थ सिक्स्थ में लिखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसको यहीं कर देता हूं मैं साथ में, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दिया हुआ है गिवन। और यहां से हमें पहुंचना है इस तक, ए बी इज इक्वल टू सी डी तक। तो मतलब ये जो ए सी है इसको ए बी बनाना है और बी डी को सी डी बनाना है। कैसे बनाए वो देखो। ए सी में, ए सी कहाँ से कहाँ तक है, यहां से लेकर यहां तक। ये जो रेड कर रहा हूं मैं ये पूरी ए सी है। हमें इसको बनाना है, इसमें से सिर्फ चाहिए ए बी। ए बी है यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक। तो ए सी में से कुछ छोड़ना पड़ा, क्या छोड़ना पड़ा हमें, बी सी। ए सी छोड़ना पड़ा। हमें सिर्फ ए बी चाहिए, जो आंसर बनाना है उसमें सिर्फ ए बी चाहिए। तो ये जो ए सी था इसमें से हमें छोड़ना है बी सी। तो ए सी माइनस बी सी कर दिया हमने। और यूक्लिड ने बोला था कि इक्वल है तो उनमें से इक्वल घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर बी सी माइनस किया तो इधर भी बी सी माइनस कर दो। अब ए सी में से बी सी माइनस किया तो हमारे पास बचा ए बी। और बी डी में से बी सी माइनस किया, बी डी था यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी डी में से बी सी वाला हिस्सा काट दो ये वाला, तो क्या बच गया, सी डी। सी डी। बस प्रूव हो गया, ठीक है। ये पहली लाइन गिवन थी, ये लास्ट लाइन प्रूव करनी थी, वो भी लिखी हुई थी, बीच में बस एक लाइन लिखी हमने, दोनों साइड में से बी सी माइनस कर दिया ये वाला पार्ट, ठीक है। बीच वाला पार्ट हटा दिया दोनों साइड से, तो हमारे पास बच गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। क्लियर हो गया ये, ओके। चेतना पारुल क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये थे इसमें से मेन मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। बाकी क्वेश्चन सिर्फ अपने समझने के लिए, डिस्कशन के लिए हैं, तो कुछ को हम क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी जब आपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसमें बस इतनी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। 0 डायमेंशनल कौन सी चीज़ है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 और 6, इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे इसमें से, कोई ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं नहीं। तो बस इतना सा था हमारा आज का काम। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो लगनी थी वो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। बाकी हम छुट्टियों के बाद मिलेंगे तब करेंगे। अभी कुछ पूछने के लिए रह गया तो पूछो। क्लियर है सब। यस सर।
तो अब आपके टर्म 1 में आएंगे चैप्टर्स 1, 2, 3, 5, 10 और कौन सा है वो 12 है, स्टैटिस्टिक्स वाला। स्टैटिस्टिक्स वाला ग्राफ वाला कौन सा 12 ही है ना। यस सर। तो ये चैप्टर्स आएंगे 1, 2, 3, 5, फिर 10, 12। ओके। और चैप्टर 2 में भी लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक की है हमने, वहीं तक आएंगे, उससे आगे के हम बाद में करेंगे एग्जाम्स के बाद। तो इतना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी दिक्कत हो बीच में पूछते रहना, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और छुट्टियों के बाद भी हमारे पास कुछ दिन होंगे तो उसमें भी कर सकते हैं। बाकी मॉडल के लिए जो बोला था वो ज़रूर बना लेना। ओके। यस सर।